लिए, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? संज्ञा पढ़े थे। व्याकरण में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? भाषा के बारे में पढ़े पहले, उसके बाद वर्ण पढ़े। वर्ण में हम लोग ये भी उच्चारण जो होता है, उच्चारण स्थान पूछा जाता है, वो भी पढ़े थे। फिर उसके बाद संज्ञा भी पढ़ लिए, ठीक है। धीरे धीरे करके सब टॉपिक को कवर किया जाएगा। और बुक में क्या क्या पढ़ लिए? बातचीत पढ़ लिए हैं, उसने कहा था पढ़ लिए, संपूर्ण क्रांति पढ़ लिए, और आज पढ़ने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर जी का। ये सब क्या है? गद्य खंड की काव्य खंड। गद्य खंड क्या होता है? टाइम पे आया करो, बैठ जाओ। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का आज परिचय हम लोग देखते हैं, ठीक है। फिर हम लोग कल इनके बारे में जो लिखा हुआ है, इन्होंने क्या लिखा है? अर्धनारीश्वर लिखते हैं। क्या लिखे हैं? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर जो है ना, इसमें भगवान शिव और माँ पार्वती के बारे में बताया गया है। अर्ध मतलब आधा, अर्ध मतलब आधा। और ध्यान से सुनेगा, कोई गप नहीं करेगा। अर्ध नारी बोला जाए तो आधा शरीर किसका होगा? नर, और आधा शरीर नारी का। अर्धनारीश्वर का रूप किनका है? तो भगवान शिव का है, ठीक है। और इसमें हम कल यह भी देखेंगे, जो एक पुरुष प्रधान देश जो भारत को बोला जाता है, यहाँ और विदेश की तुलना में हमारा देश काहे पीछे रहता है? रीजन क्या है? यहाँ पे महिलाओं को बढ़ावा क्यों नहीं दिया जाता है? जेंट्स क्यों हर चीज के लिए मरता क्यों है? ए लड़का, अरे क्यों भी हंस रहा है तुम? हाथ नीचे रखो, तुम हाथ नीचे रखो, भैंस चराने नहीं आया है। हर चीज के लिए जेंट्स ही क्यों मरता है? लेडीज लोग को भी क्यों नहीं काम करने के लिए भेजा जाता है? इस चैप्टर में आपको ये भी बताया गया है। ये अर्धनारीश्वर का मतलब भी क्या हुआ, और इस को भी हम कल समझेंगे। बस आज हम लोग किसके बारे में पढ़ ले? रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पढ़ ले, ठीक है। तो सबसे पहले इनका शुरुआत होता है जन्म से। 23 सितंबर 1908 को इनका जन्म हुआ था। 23 सितंबर 1908 को इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म स्थान जो है सिमरिया, बेगूसराय और बिहार के विकट, ठीक है। और निधन इनका 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। जैसे एग्जाम में पूछेगा रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, तो 23 सितंबर 1908 को हुआ था। इनके माता और पिता जो थे, इनकी देखिए, कोई भी आप बुक पढ़िए, कहीं भी जाइए ना, तो पहले लेडीज का नाम देता है। कोई भी फॉर्म भरिएगा तो फादर नेम पहले नहीं आता है, पहले मदर नेम, उसके बाद फादर नेम आता है। तो यहाँ पे उनका माँ का नाम है, क्या है? मनरूप देवी और रवि सिंह, इनके पिता और माता हो चुके। इनकी पत्नी जो थे क्या थी? श्यामवती देवी। जैसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बने तो बोलेगा जी रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? अब आता है भाई इनके शिक्षा क्या रही है, इनका एजुकेशन क्या रखा। तो प्राथमिक शिक्षा ये कहाँ से पढ़ाई किए थे? गांव से। जैसे आप लोग भी प्राइमरी एजुकेशन मतलब 1 से लेके 8 तक का शिक्षा बच्चा लोग अपने गांव से ही ले लेता है। उसके बाद लोग शहर के लिए प्रस्थान करता है, प्रवास करता है। जैसे हम लोग भी अपने गांव में पढ़े 1 से 8 तक, उसके बाद मार्केट में आए, यानी शहर में रसौल में कदम रखे। अगर गांव में भी पूरा स्कूल का व्यवस्था कर दिया जाए तो बच्चा लोग को शहर में आने की जरूरत है ही नहीं। तो आपसे पूछेगा ये प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे, तो गांव से। और 1928 में मोनोकम क्या है, मुकम्मा घाट रेलवे हाई स्कूल, ये किसका नाम? स्कूल का नाम है। किसका नाम है? स्कूल का नाम है। इन्होंने इसी स्कूल से क्या किया था? मैट्रिक। मैट्रिक मतलब 10th क्लास का एग्जाम मतलब दिया था, 10th क्लास की पढ़ाई की थी, ठीक है। और कितना में? तो 1928 में। स्कूल का नाम क्या है? मुकम्मा घाट रेलवे हाई स्कूल। हाई स्कूल किसको बोला जाता है? जो +2 हो। और यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, जो आप लोग कॉलेज में चले जाइएगा आगे की बीकॉम के हो, बीए हो, नहीं जी, ये सब की पढ़ाई के लिए। तो इन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई कब की थी? 1928 में। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1903 में। मृत्यु कब हुई थी? 1974 में हुआ था। इनके स्कूल का नाम क्या था जिससे मैट्रिक के थे? अब आता है बीए। बीए, ठीक है, यानी बैचलर ऑफ आर्ट बोलते हैं, ठीक है। और किस सब्जेक्ट्स में इनका ऑनर्स पेपर क्या था? तो इतिहास से ऑनर्स किए थे। जब आप बीकॉम कीजिएगा ना, चाहे बीए कीजिएगा, तो एक सब्जेक्ट चुनना पड़ता है जिससे आपको ऑनर्स करना है। मेन सब्जेक्ट होता है ऑनर्स पेपर, ठीक है। तो आपसे पूछेगा उनका ऑनर्स पेपर क्या था, ऑनर्स सब्जेक्ट, तो इतिहास था। और कितना में ये बीए का एग्जाम दिए थे? 1932 में। कौन सा कॉलेज था? पटना कॉलेज में था।
अभी जितने भी अच्छे अच्छे मतलब कवि या कहानीकारक हुए हैं, अधिकतर वह हमारे बिहार के ही रहने वाले हैं, अधिकतर बिहार के ही रहने वाले हैं, नहीं जी। लेकिन एजुकेशन लेने के लिए भी कहाँ आते थे? नालंदा विश्वविद्यालय के नाम आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे भी। एक टाइम था जो उसमें विदेशी सब पढ़ने आता था, नहीं जी। हेसांग हुसैन कुछ नाम था चाइनीज लोग का, ठीक है, जो वो सब आके भी पढ़ा है। गौतम बुद्ध का नाम आप लोग नाम सुने, वो भी शिक्षा प्राप्त की है, नहीं जी। सिद्धार्थ नाम था बचपन का उनका, नेपाल के रहने वाले थे, लेकिन एजुकेशन पालन पोषण सब उनका कहाँ हुआ? बिहार यानी इंडिया से हुआ है। तो उसी तरह इनसे पूछा जाए, प्राथमिक शिक्षा गांव से। 1928 में ये क्या दिए थे? मैट्रिक का एग्जाम दिए थे। और 1932 में इनका फाइनल क्या हुआ? बीए ऑनर्स यानी बीए फाइनल अपने किए। उसके बाद आता है वृत्ति इनकी क्या क्या रही है, तो मतलब कौन कौन से काम किए हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या जाने जाते हैं भाई? तो प्रधानाध्यापक यानी बोले तो एक स्कूल के शिक्षक के तहत भी समझे तो काम किए हैं, ठीक है। कौन से? तो HE स्कूल, स्कूल का नाम क्या है? HE स्कूल था। कहाँ का था? बरबीघा का जगह का था। उसमें कौन से क्या पोस्ट पे थे? प्रधानाध्यापक के था। जैसे बोलेगा आपके, इन निम्नलिखित लेखकों में कौन ऐसे हैं जिन्होंने प्रधानाध्यापक के कार्य किए? तो कौन किए थे? रामधारी सिंह। उसके बाद कहाँ काम किए हैं? सब रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, ठीक है, वहां पे काम किए। उसके बाद डायरेक्टर का भी काम किए हैं, नहीं जी। हाँ, देखिए, हम लोग अगर डायरेक्टर शब्द लिखते हैं तो हम लोग कहते हैं फिल्म डायरेक्टर। स्कूल में डायरेक्टर नहीं होता है? होता है कि नहीं? एगो वॉइस प्रिंसिपल होता है, पता है कि नहीं? लेकिन वॉइस प्रिंसिपल का ससुर अगर कोनो काम नहीं होता है, समझिए चुपचाप मूर्ति जैसा रखा रहेगा साइड में, कुछ नहीं करना, ओकरा से कोनो बहस नहीं रहता है, खाली नाम करता है वॉइस प्रिंसिपल। डिसीजन कौन लेगा? डायरेक्टर। और मैनेजमेंट करता हुआ देखता है। अब प्रिंसिपल अपने बतिया लेगा, वॉइस प्रिंसिपल कुछ नहीं करेगा, ओकरा बस नाम से टैग दिला दिया वॉइस प्रिंसिपल हो, बाकी कुछ नहीं है। अब आता है बिहार विश्वविद्यालय में इन्होंने कौन सा पोस्ट था? ये हिंदी के कौन सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे? हिंदी के कौन सब्जेक्ट के जी? हिंदी के, हिंदी सब्जेक्ट के ये क्या थे? तो प्रोफेसर थे। और कौन से स्कूल? तो बिहार विश्वविद्यालय। भागलपुर विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या बने? उप कुलपति बने थे। जैसे अभी KCTC में जाइएगा, देखिएगा कौन कौन उप कुलपति लिखता है और नाम लिखिएगा उसके नीचे हुआ, ठीक है। ये प्रोफेसर से ऊंचा पोस्ट। जैसे मतलब अगर मान लो आप कॉमर्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? कॉमर्स पढ़ते हैं, तो उसमें का जो उप कुलपति होगा ना, पूरा कॉमर्स फैकल्टी को उसी के अंडर देख रेख करेगा। इसके अंदर जितना टीचर आएगा सब उसको कौन चलाएगा? ये देखेगा। अगर आर्ट्स का होगा तो एक हेड उसका अलग होगा, बात समझ आ रहा है? सबका एक हेड होता है। अब हिंदी सलाहकार, हिंदी सलाहकार के रूप में भी इनको क्या कहता है? ये कार्य किए हैं। यानी हिंदी सलाहकार का मतलब समझते हैं? किसी को सलाह देना हिंदी के क्षेत्र में। जैसे मान लो अभी संविधान लिखा गया, तो उस समय भीमराव अंबेडकर जिसके साथ काम करते थे, उस बेचारा तो मर गया, लेकिन बाद में किनसे पूछा गया संविधान में क्या क्या मेंशन हुआ था, कौन कौन बात हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर से, क्योंकि उनको जानकारी था, उनके साथ काम किए थे, तो उनको नॉलेज था। जैसे आप लोग भी अभी तो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे का BA का एग्जाम दिए हैं? कौन कौन दिया एग्जाम? नहीं कोई दिया है? कोई BA का बार आपसे पूछे या BCom का पूछे तो आप लोग बता सकते हैं? ज्यादा कर यही ना बताइएगा जितना यूट्यूब से देखे हूँ वही, लेकिन रियलिटी में सामना करना और यूट्यूब से देख के बताना कहाँ तक सही लगता है? कौन सही है? जो आदमी उस चीज को पार कर चुका है उससे आइडिया लेंगे तो बेस्ट है कि किससे? बताओ। अभी तुम लोग उल्टा करता है, देखना तुम लोग स्टूडेंट लाइफ में कोनो आइडिया देगा, ए भाई 12th क्लास बड़ी टॉप एग्जाम होला रे, तुम्ही लोग क्लास आती है, वो 12th का फाइनल एग्जाम दिया है, तो उसके हम बात को कैसे मान ले? नहीं जी। तो एक बेसिस मानो उसका क्या पोस्ट है, कहां तक आदमी गया, उसके बाद ना डिसाइड करेंगे जी। तो ये एक सलाहकार के रूप में थे, ठीक है। चलो आप क्वेश्चन पूछे ना जी। अब आता है साहित्यिक अवतरण इनका क्या रहा। 1925 में इन्होंने पहली कविता लिखी। इनकी पहली कविता कब आई थी? 1925 में, 1925 में। और वो कविता कौन थी? छात्र सहोदर। जैसे आपसे पूछेगा रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली कविता कौन सी थी?
कविता कौन सी थी? छात्र सहोदर। ये कब प्रकाशित किया गया था? उसके बाद आता है 21 वर्ष की उम्र में, यानी जब 21 वर्ष के हुए तो इन्होंने पहली क्या लिखी? काव्य पुस्तक लिखी। उसका नाम क्या था? प्राणभंग। क्या नाम था? प्राणभंग। 21 वर्ष की उम्र में इन्होंने पहली काव्य पुस्तक कौन सी प्रकाशित की? तो प्राणभंग। और 1925 में इन्होंने पहली कविता कौन सी लिखी थी? याद रहेगा ना जी? चलो अच्छी बात। अब आता है इनकी कृतियां क्या रही है। ठीक है, इनकी कृतियां क्या रही है। जैसे काव्य में देख लेते हैं, उसके बाद गद्य में देख लेते हैं। आप लोग सब ना ये सन याद जरूर रखेंगे। ठीक है, अगर मतलब बता रहे हैं, जैसे मान लो एक चीज हलाने को समझो। अगर बोलेगा कुरुक्षेत्र कब लिखा गया था, तो 1946 में। कुरुक्षेत्र कब लिखा गया था? 1946 में। इसमें इंपॉर्टेंस पूछने वाला क्या होता है? उर्वशी पूछता है। उर्वशी कब लिखा गया था? 1961 में लिखा गया। प्राणभंग कब लिखा गया? 1929 में। रेणुका कब लिखा गया? 1935-65 नहीं। ठीक है, उसके बाद एक पूछता है परशुराम की प्रतीक्षा, ये कब लिखा गया था? 1963। एक है जो देगा हारे को क्या? हरिनाम किनका रचना है? हारे का हरिनाम किनका रचना है? तो दिनकर जी का। किनका है जी? काहे से ये जल्दी से ना मिलबे नहीं करेगा भाई, किनकी रचना है। तो जो बचवा पढ़ा है वो लगा लेगा। एक सन तो नहीं पूछेगा, लेकिन नामुआ देख के बोलेगा किनकी रचना है। ये पूछता है तो ऑप्शन डालता है। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। फिर क्या आता है? गद्य आता है। क्या आता है? गद्य आता है। और गद्य में क्या है? तो संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के यानी संस्कृति के 4 अध्याय, यानी कितना में? 1956 में ये लिखे थे। और मिट्टी की, और ये भी एक प्रकार का क्या था? गद्य था। ये कब लिखा गया था? 1946 में। अर्धनारीश्वर जो अभी आप पढ़ रहे हैं, ये कब लिखा गया था? 1952 में लिखा गया था। अर्धनारीश्वर कब लिखा गया था? 1952 में। दिनकर जी की प्रमुख रचना कौन थी बताओ? कोई पूछेगा प्रमुख रचना कौन थी? अर्धनारीश्वर। दिनकर जी की प्रमुख रचना क्या थी? जैसे में तुलसीदास का प्रमुख रचना कौन था? रामचरित्र मानस। और सूरदास का क्या था? सूरसागर। क्या था? सूरसागर। मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावती। याद रहेगा ना जी? उसी तरह अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर जी की क्या थी? प्रमुख और प्रसिद्ध रचना जी, जो 1952 में लिखा गया था। काव्य की भूमिका इनकी कब आई थी? 1958। व्हाट पीपल, ठीक है, ये पूछेगा व्हाट पीपल किनकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का है। शुद्ध कविता की खोज कब हुई थी? 1966। 1966। दिनकर जी की डायरी कब आई थी? 1973। थोड़ा देर यहाँ पढ़ने के बाद लगा भाई हम इतिहास से तो नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं जी, थोड़ा देर के लेगा, लेकिन ये भारी नहीं है। आप सीरीज वाइज करके लिखिएगा तो याद हो जाएगा। 2-3 बार देखना पड़ेगा, क्या हो जाएगा? याद हो जाएगी। अब आती है सम्मान और पुरस्कार। सम्मान और पुरस्कार, इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। ठीक है, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार कब किस फैकल्टी में मिला गया इनको? संस्कृति के 4 अध्याय। जैसे बोलेगा कि ये साहित्यिक अकादमी पुरस्कार कब दिया जाएगा, किस चीज के लिए दिया गया था? तो संस्कृति के 4 अध्याय। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार किस फैकल्टी में मिला? संस्कृति के 4 अध्याय। अब ज्ञान पीठ जो पुरस्कार दिया गया था, किसके लिए दिया गया था? उर्वशी के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। पद्म भूषण कब मिला था? 1959। और राष्ट्रीय कवि के रूप में भी इनको जाना जाता है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि इनकी कविताएं में इतना जो तेज होता है, इनके कविता सुनने के बाद आप अपने देश के लिए क्या मतलब बलिदान देने के लिए भी तैयार हो जाइएगा। जैसे इनके बारे में कौन बताता है? जयप्रकाश नारायण ये भी कहते थे
जे भाई बेनीपुरी और रामधारी सिंह दिनकर जी आज जिंदा होते तो आज हमारे जो इस सभा में लोग हैं उनकी कविताओं को सुनने के बाद क्या होते, जोश और उत्सव के साथ अपने देश को लिए क्या करते, बलिदान करते। यही ना कहते जी। जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ाया तो बताए थे आपको, ठीक है, तो इतना याद रहेगा। अब आता है जिस साहित्यिक इनका योगदान क्या रहा, ठीक है। जैसे छायावाद क्या है, छायावाद आई इनको एक और नाम से जाना जाता है, आधुनिक युग के कवि थे। कौन से युग के? ऑप्शन में क्या क्या डालेगा, ठीक है। भारतेंदु युग के कवि कौन थे, कौन थे, ठीक है। एक और कवि आते हैं जो शुरू में आपको बताए होंगे, बाल कृष्ण भट्ट का भी आप एक बार याद कीजिएगा तो हम बताए थे, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉमन वाले याद रखिएगा। एक कान वाला एक आंख वाला कवि कौन थे? अच्छा, जिसका आंखें नहीं था वो कौन थे, कौन थे? तुलसीदास को काहे अलग किया गया? वो जिस नक्षत्र में पैदा हुए थे अपने माँ को भी लेके डूब गए, वो तो मरिए गई, उसके बाद इन पे कलंक लग गया। नहीं जी, जो लड़कुआ का है अशुभ है, नहीं जी अशुभ है। तब ये छायावाद के बाद सबसे अधिक क्या हुए, प्रभावशाली के कवि के रूप में सामने है। और भारतीय संस्कृति, दर्शन, समाज और राजनीतिक पर क्या लिखे, ये लेखन लिखे हैं। जैसे आपसे पूछेगा दिनकर जी किस किस चीज पे लेखन अपना लिखे थे, तो संस्कृति, दर्शन, समाज और राजनीतिक पे लेख लिखे थे, ठीक है। उसके बाद आता है भाई महाभारत। तो महाभारत और संस्कृत साहित्य का गहन क्या किए थे, जैसे बोलेगा लेखन इनका क्या क्या था, तो संस्कृति, दर्शन, समाज, राजनीति और अध्ययन किसका किसका किए थे, तो महाभारत भी पढ़े थे और संस्कृत साहित्य भी पढ़े थे, ठीक है। जैसे आप लोग साहित्य पढ़िएगा ना तो बड़ी बकवास रहेगा, क्योंकि इसको समझने के लिए ना एकदम पूरे टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा। समझ आता है, साहित्य पढ़ना एक टॉप चीज होता है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, समझ आता है इसका भी वर्ड। दिनकर जी को क्या बोला जाता है, किस और नाम से जाना जाता है? छायावादोत्तर युग के भी क्या थे ये, प्रमुख। तो एक तो आगे ऑप्शन में दिया, ये दिया तब वो टिक लगाएंगे, और नहीं तो आधुनिक देगा तब वो टिक लगाएंगे। एक भैया है हाँ, ठीक है। तो आप लोग भाई ऑप्शनवा को गड़बड़ाइएगा नहीं, एक बार में चारू नहीं देता है। देखो हम बताए थे, चलो देखो छायावादी कवि होते हैं, एक का पढ़े किया पढ़े थे जो आधुनिक युग के कवि होते हैं। आधुनिक युग मतलब अभी के, पुराने नहीं, अभी आप प्राचीन काल के कवि जो पुराने कवि, और एक आते हैं छायावादी कवि हो गए। तो छायावादी जो कवि होते हैं ना, वो उनका जन्म अभी के समय हुआ, जितने भी वर्तमान काल में हुआ है, ठीक है। अभी जितने भी वर्तमान काल में कवि हुए उन्होंने टाइटल प्राप्त की छायावादी। और छायावादी का टैग लेने के लिए आपको उस फैकल्टी में, जैसे आपको मान लीजिए फर्स्ट डिवीजन पे रुपया मिलता है तो उस लायक आना पड़ेगा ना जी। तो छायावादी टाइटल जब दिया जाता है जब उस कवि के अंदर क्या क्या विशेषता हो, वो व्यक्ति का स्वभाव क्या हो, अपने नर्म तो हो, अपने देश के प्रति क्या हो, ज्यादा लगाव हो। जैसे अगर दिनकर जी की कविता पढ़िएगा और लोग का भी कविता पढ़िए, बाकी लोग किसके प्रति लिखे हुए हैं, भगवान लोग के बारे में लिखे हो। कोई भी पढ़िएगा ज्यादा करूँ किनके बारे में मिलेगा, लेकिन दिनकर जी की जब कविता पढ़िएगा ना तो वो अपने देश से रिलेटेड ही बातें लिखता है। आप कितनों पढ़िएगा। और अर्धनारीश्वर आप बात कीजिएगा, सर अर्धनारीश्वर देश से कहाँ बात है, तो जब आप पूरा चैप्टर अच्छा से पढ़िएगा ना तब वहाँ पता चलेगा कि हमारे देश में महिलाओं को काहे दाब के रखा जाता है, हर काम में पुरुष से काहे आगे रहता है। नहीं जी, तो छायावादी का मतलब हुआ जो अपने देश से पूरा क्या रखे, लगाव रखे। नहीं जी, उसको किसी से मतभेद ना हो। देखिए भगवान लोग का नाम लेना बुरा नहीं है, लेकिन भगवान का अपना अपना धर्म हो गया, लोग का यहाँ अपने अपने धर्म के अनुसार क्या लेता है, लेकिन जो देश की सेवा करता है वो सबकी सेवा कर रहा है। नहीं जी, जैसे एक कहावत सुने होंगे आप, एक शिक्षक रहे और एक भगवान रहे, तो सबसे पहले आप किसको मतलब पूजिएगा, आपका पहला भगवान कौन होता है इस धरती पे, माता पिता। नहीं जी, यानी एक शिक्षक ही आपको सही मार्ग दिखाता है, उसके बाद ही क्या आते हैं, भगवान आते हैं। आईना की बगल में शिक्षक है, बगल में भगवान, ए मारेंगे के लात, चल जल्दी से भगवान होते खड़ा बड़ा। नहीं जी, नहीं ऐसा नहीं है। तो छायावादी मतलब हो गए जो नम्र स्वभाव के होंगे, आज जिनका लगाव क्या हो, अपने देश के प्रति ज्यादा हो, ठीक है।
तो इनसे 1 2 3 4 चार तरह से आपसे क्या पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। अगर कौनो एगो नमूना डालेगा तो आपको याद रखना होगा, नहीं तो कहीं गड़बड़ा दीजिएगा, ठीक है। अब आता है भाई इनकी विशेषताएं कुछ क्या रही हो। जैसे गद्य में गहरा इनका क्या था, विचार और व्यापक दृष्टिकोण था। जैसे देखिए किसी किसी व्यक्ति का ना सीधा बैठ जाओ, उस विषय में बहुत ज्यादा जानकारी रहता है, नहीं जी। जैसे कॉलेज में जाइए लेक्चर देने वाले होते हैं, आएगा इतिहास के टीचर है, इतना भन बना के चल जाएगा, लड़का के कथी कथी बोल रहा कुछ ना समझ है हमारा, अकबर बाबर हुमायूं बोल दिल चल गई, नहीं जी। ओकरा बाद साइंस के टीचर बायो क्या जाई, ओकर सब्जेक्ट समझ आई, वो इंग्लिशो बोली नू तो लड़का ओ ई समझता, ई कहता, ई कहता। आ केमिस्ट्री पढ़ावे गए नहीं समझ आ ओकरा बाद एगो कहीं कॉमर्स के बात करेगा, जीएसटी कथी पढ़ावता नहीं, जीएसटी कुछ नहीं का समझ आओ, हटाओ, नहीं जी। तो एक गहन अध्ययन भी जरूरी है, मतलब उस फैकल्टी में आपको क्या चाहिए, पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो इनको इस पे विचार भी करते थे और व्यापक इनका क्या था, दृष्टिकोण था। अर्धनारीश्वर निबंध है, ये क्या है, एक प्रकार का निबंध है, ठीक है। मतलब एक प्रकार का निबंध ही लिखा गया है किसके बारे में, जैसे आपसे बोलेगा नारी शिक्षा के बारे में लिखे, किसके बारे में, नारी शिक्षा भी आता है, दहेज प्रथा भी आता है, नहीं जी। आपको हम बताएंगे निबंध कैसे लिखना है। अभी तक आप 10th क्लास में दाल भात सौन के निबंध लिखे होंगे, लेकिन आपको लेकिन अभी आपको 12th में ना निबंध का पूरा फैकल्टी बदलना होगा। लिखने का तरीका कम से कम 5 पॉइंट के तहत डील किया जाता है, ठीक है। उसके बाद और एक चीज और, आपको हम कोई निबंध गेस करके नहीं देंगे, ठीक है। हम बता देंगे कैसे आता है एग्जाम में, सबे लिख लेगा सब, आप प्रैक्टिस भी करवा देंगे। इन आज 10 को देता नहीं, गेस करके ले लो, जो वही में से 5 को आ जाए, कौन बड़का बात। टीचर वो है जो आपको बस सिखा दे, आप एग्जाम में कुछ पे लिख दीजिए। जैसे यूपीएससी का एग्जाम देखते हैं, वो में कोई गेस नहीं देता है, आपको लिखने का तरीका सिखाता है, क्योंकि निबंध ऐसे का कोई ठिकाना नहीं रहता, कुछ भी उठा के दे देगा। लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। निबंध का भी वो क्या होता है, फॉर्मेट होता है, इस मतलब एक ढांचा पे लिखा जाता है। तो यहाँ पे इसके लिए गेस नहीं मिलेगा, आपको हम बता देंगे, कुछ यादों नहीं करना है। एग्जाम मान लो कहेंगे हाथियों पर लिख दे निबंध, तो आपको 5 पॉइंट आराम से लिख के हाथियों पर लिख दीजिएगा, नहीं जी। लेकिन यहाँ टीचर लोग क्या कर रहा है, इतना पोथी पत्रा गेस दे रहा है, ले अरे ससुरा का 6 महीना पढ़ो कोई गेसो देता रही, तो हम ओकरे बाद गेसवे खोल के ना पढ़ लेती। मन हम पढ़ लिए क्या, थोड़ा देर सोचो, पढ़ ले, आया इतना मोट के गेस थमा दे, तो हम काहे ला पढ़े हैं। गेसवे देख रहा था, कहता पैसा ले लो तो हम दे देती, और ओकरा बाद कहेगा ना आई एम दबंग, का भेली का दबंग, तारा सब बेस्ट डाउन बिना गेसे दिले लिखवा देता टी। बात समझ रहा कि नहीं, तो वो अलग चीज है। हाँ चलो, अब आता है दिनकर जी। कौन आता है जी, दिनकर जी। अभी किस युग के कवि थे, छायावाद युग के कवि थे। अर्धनारीश्वर में किन के बात किया गया है, शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। कल्पित मतलब पता है, काल्पनिक, इमेजिन करना, सोचना। जैसे भगवान शिव को देखने के बाद आपको कैसा लगता होगा, बहुत गुस्सैला टाइप का है भाई, मार देंगे और मार देंगे, नहीं जी। जब तीनों अखबार खुल जाए तो क्या हो जाएगा, विनाश गढ़ी आ जाएगा, नहीं जी। क्या आ जाएगा, विनाश गढ़ी आ जाएगा। तो आपसे पूछेगा अर्धनारीश्वर में किन का बात है, तो शिव और पार्वती का। संक्षिप्त विवरण एक बार देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी हिंदी के क्या थे, आधुनिक कवि थे, और काव्य और गद्य में दोनों में इनकी क्या थी, विशेष योगदान। और भारतीय साहित्य को क्या बनाती है, समृद्ध किया। यानी जो साहित्य था उनको आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान किनका था, रामधारी सिंह दिनकर जी का था। अब हेने गए तो ये तो गलत हो गया, ठीक है।